नमस्ते। IS 800 2027 स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन के इस रैपिड फायर रिवीजन स्प्रिंट में आपका स्वागत है। देखिए, एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर हैं और मुझे पता है कि सिलेबस देखकर थोड़ा डर लग सकता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को फटाफट कवर करेंगे। इससे आपके बेसिक्स एकदम सॉलिड हो जाएंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की फाउंडेशन भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेशन का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कोड के बेसिक फाउंडेशंस से, फिर कुछ जरूरी फास्टनर डेफिनेशंस, फेलियर के कारण, कनेक्शंस के प्रकार, एक पास्ट ईयर एग्जाम प्रॉब्लम और आखिर में आपके वाइवा के लिए कुछ बहुत ही जरूरी थ्योरी टिप्स। तो हमारा पहला टॉपिक है कोड का आधार, यानी द कोडल फाउंडेशन। अब आपको ये तो पता ही होगा कि IS 800 2007 मानक मुख्य रूप से लिमिट स्टेट मेथड पे काम करता है। पुरानी वर्किंग स्ट्रेस विधि को अब भूल जाइए। ये नया कोड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का इस्तेमाल करता है, जो किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सट्रीम लोड्स में भी पूरी तरह सुरक्षित रखता है। और हाँ, इसमें लोड्स को बहुत ही क्लियरली कैटेगराइज किया गया है, जैसे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। इसे आसानी से याद रखने के लिए आप DLWE डल-V शॉर्टकट याद रख सकते हैं। काफी हैंडी है ना? आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, महत्वपूर्ण फास्टनर परिभाषाएं। अब पिच और गेज, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जहां एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान से सुनिए। पिच हमेशा अप्लाइड फोर्स यानी भार की दिशा के बिल्कुल पैरेलल चलती है। मतलब अगर लोड सीधा लग रहा है तो एक ही लाइन में लगे बोर्ड्स के बीच की सीधी दूरी ही आपकी पिच कहलाएगी। बस पैरेलल टू द फोर्स याद रखिए। और गेज क्या है? गेज ठीक इसके उल्टा है। इसकी दूरी को लोड की डायरेक्शन के राइट एंगल यानी समकोण पर मापा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये दो बोल्ट लाइनों के बीच की हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स स्पेसिंग है। इसे कई बार बैक पिच भी कहा जाता है। तो रूल सिंपल है, पिच पैरेलल है और गेज ट्रांसवर्स। अब बात करते हैं बोल्ट वैल्यू की। जब भी आप कोई कनेक्शन डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठें तो आपका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, बोल्ट वैल्यू निकालना। ये बेसिकली वो मैक्सिमम सेफ लोड है जो एक सिंगल फास्टनर झेल सकता है। हम शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ दोनों को कैलकुलेट करते हैं और दोनों में से जो भी वैल्यू कम आती है, बिल्कुल सही, वही हमारी फाइनल बोल्ट वैल्यू बन जाती है। इस डायग्राम को देखिए, ये सीधा IS 800 कोड से लिया गया है। इसमें एक टेंशन प्लेट पर स्टैगर्ड पिच की लंबाई P और गेज की दूरी G को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस ज्योमेट्री की एक क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में जरूर सेट कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, विफलता की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ अ फेलियर। एक अच्छे इंजीनियर को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर फेल कैसे होता है। ये जो 6 प्राइमरी फेलियर मोड्स हैं ना, इनकी एक मेंटल चेकलिस्ट बना लीजिए। प्रैक्टिकल लैब एग्जाम्स के दौरान प्रॉब्लम्स पहचानने हो या लिमिट स्टेट फॉर्मूलों के पीछे का मैथ समझना हो, ये लिस्ट ही आपका बेस बनेगी। उदाहरण के लिए, बोल्ट का शेयर फेलियर तब होता है जब दो प्लेटें अलग अलग डायरेक्शन में खींचती हैं और बोल्ट को बीच से ही काट देती हैं, बिल्कुल एक कैंची की तरह। हमारा चौथा सेक्शन है कनेक्शन का वर्गीकरण। मुख्य रूप से कनेक्शंस को उनकी रोटेशनल स्टिफनेस के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये तय करता है कि क्या कोई जॉइंट भारी बेंडिंग मोमेंट्स को ट्रांसफर कर पाएगा, जैसे कि रिजिड कनेक्शन में होता है, या फिर वो सिर्फ एक फ्लेक्सिबल पिन की तरह बर्ताव करेगा जो मोमेंट को आगे पास ही नहीं होने देता। ये ब्योरहोडे क्लासिफिकेशन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजिड, सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क्स के बीच की बाउंड्रीज को एकदम क्लियर कर देता है। मोमेंट और रोटेशन के बीच का ये ग्राफ डिजाइनर्स के लिए एक टूल की तरह काम करता है, जिससे वो अपनी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही कनेक्शन चुन सकें। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, जहां हम एक एक्चुअल एग्जाम प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए एग्जाम में 110 किलोन्यूटन के सीट कनेक्शन का सवाल आ गया। इसे देखकर अक्सर पसीने छूट जाते हैं ना? लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम के प्रेशर में टाइम मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना। बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले ISSE स्टील टेबल उठाइए और बीम कॉलम की प्रॉपर्टीज नोट कीजिए। फिर अपनी बोल्ट वैल्यू निकालिए। उसके बाद टोटल लोड को बोल्ट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स मिल जाएंगे। फिर शियर और बेयरिंग की चेकिंग कीजिए और आखिर में अपनी कनेक्शन ज्योमेट्री को ड्रॉ कर दीजिए। अगर आप इस फ्लो चार्ट को दिमाग में रखेंगे तो कोई भी क्रिटिकल स्टेप मिस नहीं होगा, पक्का।
और अब हमारा आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, वाइवा थ्योरी की तैयारी। वाइवा में एग्जामिनर्स का फेवरेट सवाल पता है क्या है? बेयरिंग और फ्रिक्शन ग्रिप कनेक्शंस के बीच का फर्क। देखिए, बेयरिंग टाइप कनेक्शन में लोड ट्रांसफर तब होता है जब बोल्ट की शाफ्ट प्लेट पर सीधा दबाव डालती है, लेकिन हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स में कहानी अलग है। ये हाई टेंशन क्लैंपिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे प्लेट्स के बीच इतना ज्यादा फ्रिक्शन पैदा हो जाता है कि स्लिप होने का कोई चांस ही नहीं रहता। इस टेबल का तो आप अपने दिमाग में एक स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। IS 800 की इन स्पेसिंग लिमिट्स को याद रखना बहुत ही क्रूशल है। जैसे एक कंप्रेशन मेंबर में मैक्सिमम पेच 12T या 200 mm, इन दोनों में से जो भी कम हो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम एज डिस्टेंस होल के डायमीटर का लगभग 1.5 गुना होता है। इन छोटी छोटी वैल्यूज को रट लेंगे तो कैलकुलेशंस में होने वाली सिली मिस्टेक से हमेशा बचे रहेंगे। तो आज का हमारा ये रिवीजन स्प्रिंट यहीं खत्म होता है, पर जाने से पहले जरा सोचिए, ये सख्त लिमिट्स और फेलियर चेक्स सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये वो मैथमेटिक्स है, वो फाउंडेशन है जो हमारी असली दुनिया में इन विशाल गगनचुंबी इमारतों को ढहने से रोकता है। एक छोटी सी पिछली गलती एक पूरी बिल्डिंग को गिरा सकती है। तो अगली बार जब आप कोड पढ़ें तो इस जिम्मेदारी को महसूस करें। पढ़ाई करते रहें और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।